विद्या की देवी माँ सरस्वती को वंदन। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ के स्टडी परिवार में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी की समीक्षा करेंगे। इसके पात्र परिचय के बारे में जान पाएंगे और संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही भीष्म साहनी की कहानी के अतिरिक्त जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं का भी अवलोकन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, एनटीए नेट में ये कहानी जोड़ी गई है। इस कहानी से अक्सर पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह कहानी बहुत ही प्रासंगिक है। इसका महत्व बहुत अधिक है। दोस्तों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते हैं चीफ की दावत और भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, इनका जन्म 1955 में रावलपिंडी में हुआ, पाकिस्तान में, और इनकी मृत्यु 2003 में हुई। उपन्यासों की चर्चा करें, उपन्यास आरोही क्रम में अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। जरोखे, कड़ियाँ 1970, तमस महत्वपूर्ण उपन्यास है जो परीक्षा में या एनटीए नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी जोड़ा गया है। बसंती, मैयादास की माड़ी 1988, कुंती 1993, नीलू, नीलिफा और नीलाफोर 2000 में, और तमस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1975 में दिया गया। कहानी संग्रह की चर्चा करें तो भाग्य रेखा 1953 में, पहला पाठ 1957 में, भटकती राग 1966 में, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। नाटकों की चर्चा करें तो हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में बहुत महत्वपूर्ण नाटक, माधवी 1985 में, मुआवजे 1995 में, रंग दे बसंती चोला 1998 में, आलमगीर 1999 में। आत्मकथा इनकी जो है वह है आज के अतीत। चीफ की दावत कहानी की चर्चा करते हैं। 1956 में व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी, जो पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। व्यंग्यात्मक शैली में इसलिए है क्योंकि इसमें दो पीढ़ियों की कथा है। एक वृद्ध माँ की कथा है और एक उसके बेटे की कथा है। इस पे जो आधुनिक युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी पर लेखक के द्वारा करारा व्यंग्य किया गया है कि वह अपनी माँ को किस तरह से अपने बॉस के या अपनी पदोन्नति के लिए बॉस के सामने अलग से उसे एक केवल सामान की तरह, घर के सामान की तरह कोने में रख देता है। इस प्रकार से युवा पीढ़ी पर इसमें इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। पात्र योजना की चर्चा करें तो इसमें महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है मिस्टर सामनाथ, जो किस तरह का है, स्वार्थी है, अवसरवादी है, चीफ की खुशामद करना, अपना चीफ मतलब बॉस, अपने बॉस की खुशामद करने वाला है क्योंकि उसे तरक्की चाहिए थी। शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह माँ की उपेक्षा करने वाला। शिक्षित है, शिक्षित इसीलिए बनते हैं जिससे कि उसमें संस्कार बढ़ सके, लेकिन वह संस्कारहीन है, माँ को एक तुच्छ वस्तु के समान समझता है। पदोन्नति पाने की लालसा और पश्चिमी संस्कृति में रंगा हुआ युवा। सामनाथ की पत्नी पति के विचारों से सहमत, अपनी सास जो कि सामनाथ की माँ है उसकी यह उपेक्षा करती है। इसके अलावा सामनाथ की वृद्धा माँ बेटे की हरकतों के कारण अकेलेपन का शिकार, क्योंकि बेटा चाहता है कि जब बॉस उसके घर पर आता है, सामनाथ के यहाँ आता है, तो वह अपनी माँ को उससे ओझल रखना चाहता है और चाहता है कि वह एक कोठरी में छिपकर रहे और रात को सोए भी नहीं, क्योंकि पार्टी रात को लंबे समय तक चलती है कि रात को अगर वो सो जाएगी तो उसे खर्राटे आएंगे। इस तरह से वह अकेलेपन का शिकार होती है। निरक्षर है। पदोन्नति के लिए वृद्धा माँ को काम करने के लिए मजबूर करना। पदोन्नति के लिए सामना जो है अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए वृद्धा माँ को काम करने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसे वृद्ध होने के साथ साथ उसे उस उम्र में दिखाई भी नहीं देता। इसके अलावा है चीफ है। ये चार पात्र हैं। मुख्य पात्र सामनाथ, जो जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भीष्म साहनी ने चीफ की दावत में युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार, स्वार्थीपन, माँ के प्रति विक्षिप्त मानसिकता को चित्रित किया है। संवेदनशील
व्यवहार, संवेदनहीन व्यवहार, स्वार्थीपन, माँ के प्रति विक्षिप्त मानसिकता को इसमें चित्रित किया गया है। लेखक समाज से जुड़े होने के कारण उसकी यथार्थता से भली भांति परिचित है, क्योंकि धरातल से उठे हुए व्यक्ति हैं विस्म साहनी, तो जो समाज की जो विसंगतियां हैं उनको भली भांति जानते हैं। उसी को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से चित्रित करने का कोशिश कार्य किया है। इसके माध्यम से युवा शिक्षित श्यामनाथ के अशिक्षित आचरण को कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है और चीफ को खुश करने के लिए माँ के प्रति निकृष्ट व्यवहार को उभारा है, जो वर्तमान में भी बहुत प्रासंगिक है। अपनी पदोन्नति के लिए आज भी युवा वर्ग रिश्तों को खो बैठते हैं कि उसे अब आभास नहीं है कि ये मेरी माँ है, इस तरह से वह रिश्तों को खो बैठते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि युवा वर्ग को एक सीमा में रहकर व्यवहार करना चाहिए तथा वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपनेपन का आचरण करना चाहिए तथा उन्हें बोझ न समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु है, श्यामनाथ को अपना स्वार्थी चरित्र नजर नहीं आता कि वह कितना स्वार्थी है, नजर नहीं आता। माँ का बेटे के प्रति बलिदान का फर्ज ही नजर नहीं आता। माँ जो उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच देती है, उसका यह फर्ज भी नजर नहीं आता और वह उसे कहता है कि मैं, आपने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं तो मैं कुछ बनकर ही लौटा हूँ। कहानी में श्यामनाथ तरक्की प्राप्त करने के लिए अपनी अनपढ़ माँ को चीफ के सामने लाने में भी शर्म महसूस करता है। घर में माँ को बोझ समझता है, चाहे उस माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए गहने ही क्यों न बेचे हों, तथा वृद्धा माँ को कम दिखने के बावजूद बेटे की तरक्की के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार होना। कहानी में श्यामनाथ के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर्विरोध, स्वार्थता, महत्वाकांक्षा, अवसरवादिता, संवेदनहीनता, मानवीय मूल्यों का विघटन, झूठी प्रदर्शन प्रियता, अपनों से दूर होते जाने की प्रक्रिया, आधुनिकता का भोंडे अनुकरण को बहुत सूक्ष्मता से उद्घाटित किया है। कहानी की ये सारी विशेषताएं हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। चीफ बॉस श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों को फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। देख लो दोस्तों, पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। उससे छुटकारा पाना चाहते हैं किसी तरह से। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस बुढ़िया का आना जाना यहाँ से फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी ही कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले कि अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा।
कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारी खर्रोटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। मतलब माँ को भी बॉस के सामने पाश्चात्य संस्कृति में ढालना चाहता है। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। दोस्तों, यह बहुत ही गहराई युक्त वाक्य है कि सारे जेवर जो है वह तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिए गए। माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया और बेटा उसके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है अब देखिए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर। बस, इससे पढ़ाई उड़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौटा आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही दिखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है उसका चीफ। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही। एक
कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए, हो रहे थे इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की तो बैठी थी। अभी भी कुर्सी पर काफ़ी लेट हो गया, लेकिन माँ वैसी ही बैठी हुई है, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। उसकी दीनहीन स्थिति को देखकर वह द्रवित नहीं होता, जबकि वह क्रुद्धित होता है। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों को कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की अंगुलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में समेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कह का उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का शोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांध देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टालता है। साहब ने इतने रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो तो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ ने
माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहनें, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच, प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? दस्तकारी कोई हाथ से बनाने की सामग्री। श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह में उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी? क्यों माँ, साहब को बहुत फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार पहुँचती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बेटी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँगने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ को झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। पेशानी पर है, सिर पर। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? देखो कितना स्वार्थी है वह। माँ हरिद्वार घूमने के लिए, तीर्थ करने के लिए कहती है, लेकिन बेटा मना करता है। श्यामनाथ को क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मतलब तरक्की के लिए वो फुलकारी बनाना चाहता है। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुँह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा?
क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसी बन बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गया। इस तरह कहानी का समापन होता है। बहुत ही शानदार कहानी। धन्यवाद।